नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। हर दिल में अरमा होते तो है, बस कोई समझे जरा। वैसे तो ये एक फिल्मी गाने की लाइनें हैं, लेकिन सियासत में यही हकीकत साबित होती है। परिवर्तन जीवन का नियम है और सियासत भी इस नियम से अछूती नहीं है। और वैसे भी सियासत तो संभावनाओं का खेल है, जहां कब कौन फर्श से अर्श पर पहुंच जाए और कौन अर्श से फर्श पर आ जाए, कोई नहीं जानता। सूबे की सियासत में एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही संगठन में भी जिम्मेदारियां तय होनी है और उसके बाद होनी है राजनीतिक नियुक्तियां, जिसका इंतजार सियासी गलियारों में मुद्दतों से किया जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के विधायक इन दिनों कुछ ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। बीसीसी से लेकर सीएमआर और दिल्ली दरबार तक हाजिरी लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं बसपा का दामन छोड़कर हाथ के साथ आए विधायकों को भी इनाम का इंतजार है। वहीं सत्ता में भागीदारी का सपना संजोए कांग्रेसी विधायक भी अजय माकन सहित तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, अपना दावा पेश कर चुके हैं। कई विधायक समर्थकों के जरिए प्रदेश प्रभारी के मार्फत आलाकमान तक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन उठता है बड़ा सवाल कि मिलेगा इनाम या धरे रह जाएंगे अरमान। तो सियासी गलियारों में गूंज रहा सवाल, किसके लिए मुबारक होगा नया साल? गिरेगी गाज या फिर मिलेगा इनाम? किस पर मेहरबान होगा आला कमान? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गिरेगी गाज या मिलेगा ताज? और चलिए इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता गजेंद्र सिंह जी और साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी साथ है। बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। गजेंद्र सिंह जी, क्या नजर आता है आपको कि किस पर गाज गिर सकती है? क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार इसी का किया जा रहा था और अब जाकर लग रहा है कि ये इंतजार खत्म होने को है। देखिए जी, राजस्थान की सरकार में निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद की रिशफलिंग होनी है और उस रिशफलिंग में अभी कुछ पद खाली हैं, उन खाली पदों को भी भरा जाएगा और खाली पदों को भरने के साथ साथ कुछ और लोगों को भी अवसर दिया जाएगा। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के चिंतित है, इस बात को लेकर के सतर्क है कि हम तमाम जितने हमारे मंत्रिपरिषद के लोग हैं उन सबका, राज्य की सरकार है, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी है, वो आकलन कर रही है एफिशिएंसी के आधार पर कि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी पर वो खरे उतरें, उस जिम्मेदारी के साथ साथ सरकार के कार्यों का पूरा निर्वहन करें। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आई है, उन मुद्दों को जनता तक सफल क्रियान्वयन करने में उनकी क्या महती भूमिका रही है, उनकी वर्क एफिशिएंसी, उनकी योग्यता के आधार पर ये सारा निर्णय कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की सरकार तय करेगी और निश्चित रूप से इसी निरूपण के साथ ही आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है। और रिपोर्ट कार्ड तो मंत्रियों का बनेगा ही, जिस पर अब देखा भी जा रहा है कि आखिर किसके काम को यहाँ पर तरजीह मिलती है और किसने काम अपना 100% नहीं दिया है। योगेश जी, अब देखिए रिपोर्ट कार्ड भी बन रहा है, सब मंत्रियों के 2 साल के कामकाज को आंका भी जा रहा है। कई ऐसे पैरामीटर्स बनाए गए हैं जिस पर जो खरा उतरता है वो बरकरार रहेगा मंत्रिमंडल में और कईयों की छुट्टी भी हो सकती है। कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है इससे लेकर? क्योंकि इंतजार लंबा था और अब उम्मीद लग रही है कि नए साल में ये काम पूरा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यही बात कहनी होगी कि किस तरह से सचिन पायलट कैंप को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, सियासी गलियारों में लगातार गूंजता हुआ सवाल है। क्या एक बार फिर विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा दोबारा से मंत्रिमंडल में आएंगे? क्या उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरी झंडी देंगे? और एक बात बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री परिषद बनाने को लेकर बिल्कुल फ्री हैंड है। आलाकमान का मुझे लगता नहीं कोई बड़ा दबाव उन पर रहने वाला है। वो ये तय करेंगे कि किस तरह के चेहरों को लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहली बार सरकार का और मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था, उस दरमियान विश्वेंद्र सिंह को भी सचिन पायलट कोटे से लिया गया, प्रमोद भाया सचिन पायलट कोटे से आए, रमेश मीणा सचिन पायलट कोटे से आए और इसके साथ ही कहा यह भी गया कि और भी 1-2 दिग्गज चेहरे हैं वो भी सचिन पायलट कोटे से आए थे। उनमें उदयलाल आंजना की भी हम नाम ले सकते हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास का भी नाम ले सकते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, आंजना, प्रमोद भाया, ये वो चेहरे रहे जो पूरे सरकार पर आए संकट के दौरान पूरी तरह अशोक गहलोत के साथ डटे रहे। तो निश्चित तौर पर अब इनको हटाने की बात अगर
दूसरा कैंप करता है तो किस तरह से अशोक गहलोत उस बात को लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और क्योंकि जब तक नए चेहरों को लेने की बात है, जिनमें पायलट कैंप से 3-4 नाम तो बहुत ही पुराने राजनेता के तौर पर गिने जाते हैं, वरिष्ठ भी हैं, चाहे दीपेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे वो हिमाराम चौधरी हो, और चाहे वो और भी ऐसे नाम जिनको लेकर कहा जा सकता है कि वो सीनियरिटी की गिनती में आते हैं, चाहे सांसद रह चुके हरीश मीणा हो। तो किस तरह से इस पूरी कवायद को देखा जाएगा। एक बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जिनको लेकर, जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर, और जो भले ही सचिन पायलट के साथ पूरी ईमानदारी के साथ मानेसर की बाड़ेबंदी में रहे हों, लेकिन जिन्हें अशोक गहलोत भी पसंद करते हैं कि निष्ठा किसी के प्रति भी हो सकती है, लेकिन निष्ठा के में जो ईमानदारी रहती है उसको विरोधी भी पसंद करता है। तो ऐसे नेताओं को मुझे लगता है अशोक गहलोत तरजीह देंगे। ये बहुत पहले से था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर बदल होगा, इंतजार लंबा था। और ये इंतजार लंबा इसलिए भी हुआ, जिस तरह की चर्चाओं में भी रहा कि सचिन पायलट फैक्टर, उनके साथी, उनके समर्थक, किसे रखा जाए नहीं रखा जाए, फिर से कहीं द्वंद्व ना हो जाए। क्या आपको लगता है कि अब वो सब शांत हो और म्यूचुअल तौर पर आलाकमान के साथ बैठक और जिस तरह से दौर चला भी अभी दिल्ली का, इसके बाद कहीं ना कहीं रजामंदी हुई है और अब जो नाम होंगे वो तय होंगे और इसके बाद कोई विवाद नहीं? देखिए श्वेता, मुझे लगता है सबसे पहले होगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला। राहुल गांधी जब विदेश दौरे से लौटेंगे उसके बाद एआईसीसी के अधिवेशन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अधिवेशन का मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद जो भी जिन भी स्टेट्स की जो पेंडिंग इश्यूज हैं, उनमें राजस्थान भी हो सकता है और दूसरे राज्य भी हैं जहाँ पर कहीं पर अध्यक्ष को बनाया जाना है, कहीं पर मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होना है, उन मुद्दों को सुलझाया जाएगा। कांग्रेस में इतनी जल्दी फैसले होते नहीं हैं, भले ही दिल्ली जयपुर के नज़दीक है, लेकिन फैसले होने में उतना ही समय लगता है जितना समय हमने अभी गोविंद डोटासरा की टीम आने में देख लिया है। तकरीबन 200 दिन होने वाले हैं, डोटासरा की टीम अब आई नहीं है और उम्मीद है कि कल शाम तक उनकी टीम सामने आ जाएगी, क्योंकि नया साल शुरू हो जाएगा परसों से। तो श्वेता, यहाँ पर अशोक गहलोत बिल्कुल फैसला वही करेंगे जो कि किसी भी तरह के आंतरिक उथल पुथल से परे होगा, क्योंकि नई टीम बनाएंगे, नए चेहरे लाएंगे तो कुछ हटेंगे भी, तो किसी भी तरह की विवाद की स्थिति से वो भी बचना चाहेंगे, क्योंकि किस तरह से उन्होंने सरकार बचाई है ये उनकी आत्मा जानती है। और निश्चित तौर पर अगर 10 विधायक और दूसरे पाले में चल जाते, मैं कह रहा हूँ 5 भी चल जाते, तो सरकार आज नहीं होती, दूसरी सरकार होती। तो ऐसे में अशोक गहलोत को पता है कि क्योंकि बड़े बड़े चेहरे हैं इस वक्त कांग्रेस के विधायक दल के अंदर जो मंत्री बनने की क्षमताएं रखते हैं, तो उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और बनाना तो एक कोई होगा और 3 या 4 नाराज होंगे, तो किस तरह से फैसले होंगे, ये बहुत ही ऐसा पेचीदा विषय है जिस पर इतनी जल्दी कोई कारगर बात हो जाए मुझे नहीं लगता, मुमकिन नहीं लगता। ठीक है गजेंद्र सिंह जी, बिल्कुल जिस तरह से अभी योगेश जी ने भी कहा, एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए खुद भी थी और इसलिए भी हम कह सकते हैं वक्त लग रहा है, क्योंकि बीएसपी से जो विधायक शामिल हुए उन्हें भी इंतजार है। ऐसे मुश्किल वक्त में जिन विधायकों ने साथ दिया और डटे रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, उन्हें भी इंतजार है। निर्दलीय जो साथ है वो भी राह देख रहे हैं कि हमें मौका यहाँ पर मिलेगा। तो साथ ही साथ सचिन पायलट के साथ जो गए थे, जो विरोध में गए थे, लेकिन क्योंकि अब सब साथ हो चुके हैं तो उन्हें भी इंतजार है, सचिन पायलट को भी है कि हमारे लोग भी इसमें शामिल हो। तो ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका भी समाधान और बिना किसी गतिरोध के ये सफल हो पाएगा? राजनीतिक हम जिस तरह से बात भी करें मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर, घोषणा जल्द हो जाएगी बिना किसी गतिरोध के? बिल्कुल श्वेता जी, बिना किसी गतिरोध के होगी, क्योंकि अब लगातार संवाद की स्थिति है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। आज वो दिल्ली है और लगातार हमारे सीनियर लोगों के साथ बैठक करके, और हम चाहते हैं कि कैबिनेट के जो पद खाली हैं उन पदों को एफिशिएंट लोगों के साथ भरे जाएं। और जो विवाद था वो अब भूतकाल की स्थिति हो गई है, अब विवाद नहीं है। अब लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, सब लोग, सब कांग्रेस को मजबूत करने की स्थिति चाहते हैं। सब चाहते हैं कि जिस विधानसभा चुनाव के अंदर हम जिन वायदों को लेकर जनता के बीच में आए, उनमें से आधे से अधिक वादे, करीब
55% वायदे हमने इन 2 साल में पूरे किए हैं और बाकी बचे हैं उनको भी हम आगामी 1-1.5 देखिए, अब साल के इसी अंदर पर पूरे विपक्ष होंगे। जो है लगातार सवाल उठाता है गजेंद्र सिंह जी, क्योंकि विपक्ष से बीजेपी से अभी हमारे साथ मेहमान जुड़ नहीं सके हैं, लेकिन यही बात है जो बार बार विपक्ष कहता है कि ये दिखावे का है, सचिन पायलट गुट अलग है, अभी भी गतिरोध है, इसलिए इतनी देरी हो रही है और इनको गलत साबित करने के लिए भी एक तरह से ये चैलेंज होगा सरकार के लिए। श्वेता जी, बिल्कुल, अब कहने को विपक्ष के पास और क्या रहेगा, उनको तो विरोध के लिए विरोध करना है, उसका कोई मायने नहीं है। आपके सामने किस तरह से देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसे का प्रलोभन देकर के, खुला मैं कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा आपके चैनल के माध्यम से ही मध्य प्रदेश के एक एमएलए का वीडियो मैंने देखा था जिसमें वो खुला कह रहा था कि मुझे मध्य प्रदेश के जो तात्कालिक मुख्यमंत्री रहे थे उन्होंने 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया कि आपको 35 करोड़ रुपए देंगे, आपको मंत्री परिषद के अंदर जगह देंगे, आगे आपका ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के प्रलोभन देकर के चुनी हुई सरकारों को गिराने वाले लोग अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो उस आरोप का कोई तथ्य नहीं होता है। और आप देखिए क्या स्थिति इस देश की है कि आज किसान इस सर्दी के अंदर जब माइनस टेम्परेचर में सड़कों पर बैठे और देश के प्रधानमंत्री हमारे अंबानी साहब के जो पोता हुआ है उसको सगुन देने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो किसान आज तकलीफ के अंदर सड़कों पर बैठे उनसे मिलने का इनके पास समय नहीं है। ऐसे संवेदनहीन लोग अगर कोई आरोप लगाए तो निश्चित रूप से उस आरोप का कोई मतलब नहीं है। बाकी राजस्थान की कांग्रेस एकजुट है और इस कोविड काल के अंदर जब देश के अंदर विषम परिस्थितियां थी, पूरे देश के अंदर राजस्थान की सरकार ने एक अच्छा एग्जाम्पल पेश किया और उस एग्जाम्पल को केंद्र की सरकार ने भी माना है और एग्जाम्पल बिल्कुल तारीफ प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई है। इस बुरे दौर में भी सरकार ने अच्छा काम किया और यही वजह है कि जो आंकड़े हैं वो खुद बयां कर रहे हैं कि कितने कम पॉजिटिव केसेस बचे हुए और किस तरह से रोजाना ये दरें कम भी हो रही हैं और लगातार मॉनिटरिंग है सरकार की, लगातार मॉनिटरिंग है। उसमें तो बिल्कुल काम हो रहा है। लेकिन योगेश जी, अब क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, विस्तार होगा, कई और नए चेहरों को जगह मिलेगी, जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि ये आने वाले 3 साल बेहतर तरीके से काम किया जा सके, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे सरकार। लेकिन अहम जो फेरबदल होता है कि कई लोगों की छुट्टी भी हो जाती है, आपको क्या पैरामीटर्स नजर आते हैं? क्योंकि अभी जो हाल में चुनाव हुए, हम चाहे निगम की बात करें, निकाय की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, इसमें भी अहम भूमिका रही है। आपको लगता है कि यह भी एक अहम फैक्टर रहेगा मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड में, उनका आकलन करने में, उनके काम के आकलन करने में? ये बात सही है, अजय माकन ने भी रिपोर्ट कार्ड जांचा भी है और उसकी परफॉर्मेंस को देखा भी है। लेकिन क्या है कि मेरा ये मानना है कि परफॉर्मेंस ये सब बातें गौण होती है खासतौर से कांग्रेस की राजनीति में। और दूसरा, परफॉर्मेंस आप कैसे जांचेंगे, क्योंकि पूरा हमने 2-3 महीने पूरे कोरोना में निकाल दिए, तो कई मंत्री तो खुद पीड़ित रहे, उनको भी बीमारी हो गई थी, तो किस तरह से वो उसको जस्टिफाइड करेंगे? ये ज़रूर है कि जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ का एक पैमाना लिया जा सकता है कि उनके इलाकों में हार मिली कि जीत मिली। और दूसरी बात, आप विस्तार की कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि अशोक गहलोत कई मंत्रियों के विभागों को बदल लेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हम मानते हैं कि एक व्यक्ति सिद्धांत के तहत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को शिक्षा मंत्री का जो पद है वो उनके पास नहीं रहेगा, केवल वो पीसीसी के चीफ रहेंगे और पूर्णकालिक संगठन की जिम्मेदारी। अब इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अनीता भदेल जी भी जुड़ चुके हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि इस मुद्दे पर अनीता जी कई बार हमने चर्चा भी की है, इंतजार कब खत्म होगा और उम्मीद लग रही है कि अब क्योंकि नया साल आने वाला है, जल्दी इंतजार खत्म होगा। राजनीतिक नियुक्तियों की बात तो है, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार का जो इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है। अब क्योंकि जब सरकार काम करती है तो अहम योगदान मंत्रिमंडल का होता है, मंत्रिमंडल किस स्तर पर काम कर रहा है, विपक्ष की भी उस पर नजर होती है। अनीता जी, कितनी उम्मीद आप कर रही हैं कि इसमें फेरबदल होगा, जो रिपोर्ट कार्ड की बात कही जा रही है उसी के आधार पर नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है, कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, यदि परफॉर्मेंस के आधार पर नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो मुझे लगता है अनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, वापस आपसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन गजेंद्र सिंह जी, देखिए, क्योंकि अनीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन अहम यही है कि देखिए इंतजार तो होता है, इंतजार खत्म ही होगा, लेकिन सबसे अहम बात यही कि चेहरे कौन से होंगे, कैसे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा और क्या वाकई में पैरामीटर्स के आधार पर ही होता है या फिर ये कहने सुनने की बातें जो नाम तय हो जाते हैं वही तय है? नहीं, नाम तय का भी कोई पैरामीटर ही होगा श्वेता जी। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ग्राउंड लेवल पर उनकी क्या पोजीशन है, किस तरह से उन्होंने पहले जनता के बीच में उनका क्या जुड़ाव रहा है और उनको अगर मंत्रिमंडल में शामिल करने से किस तरह से राजस्थान सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में हमें आसानी मिलेगी।
उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्षेत्र का नेतृत्व भी हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि राजस्थान के सारे क्षेत्र जो है वो कवर हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स तय करने के बाद ही तय होगा कि किन किन को मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जाएगा। और इसके लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, अजय माकन साहब प्रभारी, वो भी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं और मंथन कर रहे हैं इस बात का कि जिस प्रकार से राजस्थान की 2 साल की सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई आक्षेप लगाने की आज विपक्ष की हिम्मत भी नहीं हुई। आज राजस्थान की रुक करते हैं अनिता भदेल जी। अनिता जी, सवाल वही आपसे, किस तरह से देखते हैं आप कि इंतजार तो खत्म होने वाला है, लेकिन क्या नजर आता है गाज किस पर गिर सकती है और इनाम किसे मिल सकता है? बहुत सारे नाम है क्योंकि विपक्ष भी इससे लेकर सवाल उठाता रहा है। देखिए पूरे मंत्रिमंडल पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक तो परफॉर्मेंस को लेकर के और एक करप्शन को लेकर के, क्योंकि खुद ही कांग्रेस के विधायक ही कई बार आरोप लगा चुके हैं, एंटी करप्शन की रेड्स परिवहन विभाग पर पड़ चुकी है ना। तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार में क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस की दृष्टि से देखें तो सारे विधायक जो है, सारे मिनिस्टर्स जो हैं, वो अपनी अपनी पंचायती राज में जो परफॉर्मेंस दिखाई है सारे फेलियर साबित हुए हैं, एक मंत्री को छोड़ करके। तो इससे स्पष्ट है कि जनता मंत्रिमंडल के लोगों से खुश नहीं है। और ऐसी स्थिति में पूरा मंत्रिमंडल, मुझे तो लगता है कि संभावना है कि पूरा मंत्रिमंडल ही बदला जाएगा अशोक गहलोत जी के अलावा। दूसरी तरफ जन संवाद की बात है तो सबसे ज्यादा शिकायतें कांग्रेस के एमएलए को है कि मंत्री मिलते नहीं है, फोन नहीं उठाते हैं, रिस्पांस नहीं देते उनके कार्यालय से, उनकी जनता घूमती रहती, भटकती रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस की सरकार गिरते पड़ते चल रही है। और अब चूंकि मंत्रिमंडल फेरबदल की बात हो रही है, जैसा कि कांग्रेस से आने वाले हमारी भाई साहब ने कहा कि माकन जी बहुत बारीकी से इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी जब फील्ड में जाते हैं तो उनको भी पता होगा कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो जन संवाद नहीं कर पा रहे। एमएलए से जो संवाद नहीं कर सकता अपने मंत्रिमंडल के लोगों के साथ में, तो वो आम जनता से कैसे संवाद की अपेक्षा रख सकते हैं? लेकिन तो इसलिए पूरा मंत्रिमंडल मुझे लगता है कि ये बदलने वाला है, सारे घर के बदल डालेंगे अशोक गहलोत जी। अनिता जी, आपको लगता है विपक्ष होने के नाते, लेकिन अहम ये भी है कि कुछ लोग हटेंगे, पूरे का पूरा मंत्रिमंडल कैसे बदला जाएगा? और ठीक है, क्योंकि एक सवाल है जो विपक्ष उठाता रहा है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों के अपने अपने नेता किसे जगह मिलती है मंत्रिमंडल में, लेकिन अब तो सब एक हो चुके हैं, गतिरोध खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं बात बन चुकी है कि किसे यहाँ पर दिया जाएगा। अनिता जी, किसे जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी, ये तो यहाँ पर तय लगभग लग रहा है। तो कम से कम ये तो आप मानेंगे कि कुछ चेहरे बदल सकते हैं इसी आधार पर जो पैरामीटर्स की बात हम कर रहे हैं। सब के सब बदलना तो ये संभव नजर नहीं आता है। देखिए कि गतिरोध खत्म हो गया, ऐसे ऊपर से दिखता है। अभी जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा और जब नए चेहरे आएंगे, जिन लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि हम आपको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, जब वो लोगों को किसी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तब वो जो अंदर जो सुगबुगाहट हो रही है, वो जब विस्फोट होने वाली होगी ना, तब आप देखिएगा, समय बताएगा। ये तो यही सवाल मैंने गजेंद्र जी से किया था, गजेंद्र सिंह जी यही बात मैंने कही थी कि विपक्ष तो यही बोलेगा, विपक्ष ये कहेगा कि जब होगा ऐसा तब नजर आएगा कि हकीकत में अंदर क्या चल रहा है। श्वेता जी, अनीता जी को ऐसा लग रहा होगा कि विस्फोट होगा, इसका मतलब इन्होंने कोई बारूद रखा होगा और उस पर चिंगारी लगाने के लिए लोग तैयार होंगे, तो इनको लगता होगा कि विस्फोट होगा। ऐसी कोई विस्फोट की स्थिति नहीं है, ये मन के लड्डू खाना छोड़ देवें, क्योंकि जैसे ये चाहते हैं मंत्रिमंडल सारा चेंज होना चाहिए। निश्चित रूप से ये 4-5 महीने पहले इन्होंने यही कोशिश की थी कि राजस्थान से पूरा मंत्रिमंडल ही बेदखल हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। ईडी का इस्तेमाल, ये ठीक कह रहे हैं, ईडी के छापे डलवाए गए केंद्र की सरकार के द्वारा, इनकम टैक्स के छापे डलवाए गए, एक्साइज के छापे डलवाए गए और चुन करके अनिता जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, इसी पर एक लास्ट कमेंट जरूर आपसे चाहेंगे। अनिता जी, सुना आपने गजेंद्र सिंह जी ने क्या कहा? देखिए, मैंने गजेंद्र सिंह जी को सुना, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अपनी सरकार को बचाने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत की, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। वो हर जो सचिन पायलट जी करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के माथे डालते हैं। तो सचिन पायलट जी से पूछ लीजिए ना कि वो क्यों गतिरोध करके गए थे, छोड़कर कि वो गले लगाने की आप बात कर रहे हो, तो सीधे सचिन पायलट जी से पूछो ना वो क्यों गए थे अपने लोगों को लेकर के। ये हमारे बीजेपी के लोग नहीं गए थे, खुद आपके लोग गए थे। आपके लोगों से पूछना चाहिए, सवाल जवाब तो
तो उनसे होना नहीं, चाहिए वो जो भारतीय ईडी जनता के पार्टी से छापे सवाल अब जवाब नहीं किया पड़ जा रहे रहा हैं, है। इनकम भाई, टैक्स के अपने लोगों छापे से अब पूछो नहीं ना पड़ बैठ रहे करके हैं, कि क्यों गए थे, उनको एक्साइज क्या के छापे अब परेशानी नहीं थी। पड़ रहे हैं। मंत्रिमंडल में रहते हुए आप देखिए अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के संवाद चलिए, नहीं है, मतलब ठीक है। उनका आपसी संवाद नहीं चलिए है। अनीता जब जी, से फिर तो सरकार इंतजार बनी है, जब खत्म होगा तब मुख्यमंत्री तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि वाकई में विपक्ष सही बोल रहा है या जो उम्मीद यहाँ पर सत्ता पक्ष कर रहा है वैसा ही होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए इंतजार तो खत्म हो रहा है और ये जरूरी भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, सबकी जिम्मेदारियां यहाँ पर तय कर दी जाए। रिपोर्ट कार्ड तो यहाँ पर मंत्रियों का बन रहा है, जो मौजूदा मंत्री है अगर कामकाज ठीक नहीं है इन 2 सालों में नजर आया तो फेरबदल भी जरूरी है, बदलाव करना जरूरी है कि उन्हें हटाया जाए, दूसरे नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि आने वाले 3 साल है जो बेहद अहम होंगे सरकार के लिए। लेकिन सबसे जरूरी यहां पर सरकार के लिए रहेगा, चुनौतियां तो है लेकिन इसके साथ ही साथ इस मंत्रिमंडल में संतुलन बिठाकर चलना होगा, हर एक ऐसे चेहरों को शामिल करना होगा जो जरूरी भी है और जिसके बाद किसी तरह का विरोध ना हो, गतिरोध ना पनपे और एक साथ 3 साल ये सरकार एकजुट होकर चला सके। चलिए इंतजार नए साल में खत्म होता है या नहीं ये उम्मीद जरूर है हर किसी को, खासतौर से प्रदेश की जनता को। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।